दुनिया भर में बहुत सारी एडवांस कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए, यूके, जहाँ पे औरतों को आर्मी में बराबरी का दर्जा मिलता है पुरुषों के साथ, आदमियों के साथ, मेल्स के साथ। पर इंडिया में ऐसा नहीं था, तो ये इन्होंने बहुत लंबी जंग लड़ी और अभी सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला मिल गया है कि विमेन सोल्जर्स भी जो हैं वो कमीशन जो है उसका रैंक ले सकती हैं, वो भी एक ऑफिसर बन करके आर्मी में सर्व कर सकती हैं। अभी तक ऐसा नहीं था। इसी पे बेस्ड आज सुबह का अपना सेकेंड एडिटोरियल आर्म्स एंड द वीमेन, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही अच्छे दो डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स है ना यूपीएससी एसएससी के लिहाज से। कोशिश करें आज के एडिटोरियल को ध्यान से पढ़ने की। मेरा नाम है अमन, आप सुन रहे हैं वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर को। वीडियो को एक लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ जहां पे मैं नोट्स बना करके आपको डिस्कस करता हूं ना ग्रामर के, उन नोट्स को साफ साफ नोटबुक पे जो है लिखना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ग्रामर के ड्यूरिंग द एडिटोरियल। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। आर्म्स एंड द विमेन। विमेन तो आप जानते ही हैं, वुमेन का प्लूरल होता है विमेन, है ना। मैन का मैन, वुमन का विमेन। इसको विमेन बोलते हैं ना, वुमेन नहीं बोलेंगे, विमेन बोलेंगे। इसका मतलब है बहुत सारी औरतें। कह रहा हथियार, आर्म्स हथियार और औरतें। कह रहा ऑन जेंडर बैरियर इन द इंडियन आर्मी, ये लिखा हुआ है जेंडर के, लिंग के, सेक्स के बैरियर पे। बैरियर होती है रुकावट, है ना। कहाँ पे? इंडियन आर्मी के अंदर। तो इंडियन आर्मी में अभी औरतों को मेल्स के बराबरी का दर्जा नहीं मिलता था, उनको कमीशन जो है ना परमानेंट कमीशन रैंक नहीं मिलता था, उनको बटालियन नहीं सौंपी जाती थी। अब जो है वो मिलने लगेगी उनको, हथियार भी औरतों को मिलने लगेंगे। समझ गए होंगे आई थिंक इसके टाइटल पैराग्राफ को। अब देखो इसमें बहुत खूबसूरत ग्रामर कॉन्सेप्ट है आर्म्स के ऊपर। मैं एक काम करता हूँ, अब इस कॉन्सेप्ट को अपने करेंगे 5 मिनट का है, उससे पहले अपने टाइटल पैराग्राफ को दिखाते हैं किस बारे में लिखा हुआ है ना। कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग बैटल women officers overcome the gender barrier in the Indian Army। कह रहे एक लॉन्ग बैटल के बाद, एक बहुत बड़ी जंग के बाद हमारी जो लेडी ऑफिसर्स है ना, जो विमेन ऑफिसर्स हैं, वो ओवरकम हो गई हैं, वो जीत जाती हैं। भाई किससे? जेंडर के बैरियर से, एक सेक्स की रुकावट से, एक लिंग की जेंडर की रुकावट से इंडियन आर्मी के अंदर। तो इंडियन आर्मी में जो जेंडर बैरियर था, अब विमेन ऑफिसर ने उसको ओवरकम कर लिया है, उसके ऊपर जीत हासिल की है। अब ये ओवरकम करना क्या होता है? किसी के ओवर आकर के कम करना। ऐसा समझो किसी को डोमिनेट करना, किसी को विन करना, ट्रायम्फ करना, किसी से जीत पाना, है ना, ओवरकम करना। ओवरकम एक वर्ब है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है ओवरकेम और थर्ड फॉर्म होती है फिर से ओवरकम, है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि इससे पहले हैज हैव नहीं आ रहा, तो हमें पता लग गया दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, अब आते हैं अपने मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पे। ऊपर ही लिखा हुआ है, पहले उसकी तरफ देखिए। आपने बहुत बार सुना होगा आर्म मतलब बाजू, आई हैव पेन इन माई आर्म, है ना। या कभी कभी आपके दोनों बाजू में पेन है, यू कैन से आई हैव पेन इन माई आर्म्स। पर आप वो आर्म और ये वाला जो आर्म है ना, इन दोनों आर्म्स में फर्क है। कैसे? ध्यान से देखो। वो जो आर्म है ना, वो होता है अपर पार्ट ऑफ द हैंड, आपकी बाजू। और ये जो आर्म्स होते हैं ना, ये होते हैं वेपन्स, है ना। ये क्या होते हैं? वेपन्स। अगर आप आर्म्स लिख रहे हो तो आप वेपन्स की बात ही कर रहे हो। जनरली वेपन्स को आर्म लिख करके नहीं बताया जाता। मान लो एक पिस्तौल लिखी हो, एक जो पिस्टल रखी हो, एक जो राइफल रखी हो, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे दिस इज वन आर्म, है ना। और 10 रखी हो तो आप बोल दो दीज आर द आर्म्स। ये ऐसा एक नाउन है आर्म्स, जिसको आप इसी तरीके से यूज करते हो। अगर एक लिख रखा हो ना, तो आप बोलेंगे वन पीस या वन आर्टिकल ऑफ आर्म्स। समझ गए ना मेरी बात को। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको फर्स्ट कैटेगरी में मैं रखता हूं, दीज आर यूज्ड ऑलवेज इन ए प्लूरल फॉर्म। समझ गए? इनको कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अब ये कौन कौन से सारे आपके सामने हैं। ये 20 के 20 ग्रामर सीरीज में आपको करवा भी चुका हूं। अगर आप उनको वहां पे याद कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर से मेरे साथ रिवाइज करें। प्रीमाइसिस मतलब बाउंड्री। अब एक प्रीमाइस हो, एक बाउंड्री हो, तो उसके लिए आप प्रीमाइस नहीं लिखेंगे, उसके लिए आप प्रीमाइसिस ही लिखेंगे। प्रीमाइस वर्ड का तो मतलब ही कुछ और होता है, उसका मतलब होता है आधार, है ना, बेस। तो हम प्रीमाइसिस बाउंड्री की बात कर रहे हैं। भीख है, अब 1 रुपया किसी ने भीख दे दी तो उसको आम नहीं लिखेंगे। भीख होती है तो आम से होती है, प्लूरल वर्ब ही लेगी। एरियर मतलब बकाया, आर्म्स मतलब वेपन। सेल है, इसको सेल्स लिखा जाता है। प्रोसीड्स भी यही होती हैं, जिससे आपने कोई चीज कमाई है, उससे जो पैसा आया उसे कहते हैं प्रोसीड्स। आउटस्कर्ट्स होती है बाहर की बाउंड्री। रिचेस होते हैं बहुत सारा पैसा। सराउंडिंग्स होता है आपके चारों तरफ का वातावरण, है ना। सब इसी तरह के वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान दें आप। कैटेगरी 1 की वर्ब्स हैं, ये सारे के सारे नाउन्स हैं जिनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करना है
और हमेशा ही प्लूरल वर्ब देनी है ना, हमेशा इनको प्लूरल वर्ब देनी है। अच्छा, अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। ये कौन सी है भाई? कैटेगरी नंबर 2 कौन सी है? ऐसे नाउन्स जो दिखने में सिंगुलर हैं पर एक्चुअल में प्लूरल है, जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, जेंट्री, पीपल। समझ रहे हो आप? ये सारे के सारे कैसे नाउन्स हैं? देखने में सिंगुलर है। पोल्ट्री मतलब सारे के सारे मुर्गी पालन के अंदर जो भी आपके जितने भी जानवर है ना, मुर्गियां, उन सबको पोल्ट्री बोला जाता है। तो पोल्ट्री देखने में लगता है यार कुछ एक चीज होगी, ये ऐसे नाउन्स हैं जो एक्चुअल में प्लूरल होते हैं। पोल्ट्री के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगी। कैटल है, इसके साथ में प्लूरल आएगी। वर्मिन होते हैं कीड़े, इनके साथ में भी आएगी। जेंट्री होती है एक क्लास के टाइप, एक स्पेशल क्लास के लोग है ना, जेंट्री। पीपल तो आप जानते ही हैं। अच्छा, तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। ये दिखती प्लूरल है पर इसकी है एक्चुअल में सिंगुलर। आप ये तो देख रहे हो ना, सेकंड वाली इससे उल्टी है, जैसे कि रिकेट्स, मम्स, मीजल्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, सबके पीछे है सारा। देख के क्या लगता है ये प्लूरल होंगे, पर ये तीसरी कैटेगरी के नाउन्स हैं जो कि दिखने में प्लूरल होते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ में और हमेशा सिंगुलरली इनको ट्रीट किया जाता है। अब एक लास्ट कैटेगरी और होती है, चौथी, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों बराबर होता है। अगर आपको एक के लिए यूज करना हो तो भी इसको यूज करो, अगर आपको एक से ज्यादा के लिए यूज करना हो तो भी इसको यूज करो। एक के लिए सिंगुलर वर्ब, एक से ज्यादा के लिए प्लूरल वर्ब। जैसे आपने टेस्ट सीरीज ली, एक वेबसाइट से लो चाहे 10 वेबसाइट से लो, वो टेस्ट सीरीज ही कहलाएगी, सीरीज नहीं होगी, है ना। अगर वो एक है तो सीरीज साथ में सिंगुलर वर्ब, अगर वो एक से ज्यादा है तो भी सीरीज साथ में प्लूरल वर्ब। स्पीशीज होती है नस्ल्स, वेयर अबाउट्स होता है आपका पता, एयरक्राफ्ट होता है, देखो एयरक्राफ्ट है ना, अब एयरक्राफ्ट नाम का कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश में, एयरक्राफ्ट आप नहीं बनाते हो। एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट है तो चाहे 1000 स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट ही उसको लिखा जाएगा। तो इनको आप सबको ध्यान करें, है ना। सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल एंड वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म। आई थिंक समझ गए होंगे। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर थोड़ी सी और चीजें हैं, वो मैंने लिखी नहीं है, शायद मैं भूल गया हूं। जैसे आपके ऐसे वाले कपड़े जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपकी पैंट्स, ट्राउजर्स, बॉक्सर्स, समझ रहे हो ना, जिसमें आपके 2 पाँव होते हैं ना, मतलब इस तरह के कपड़े हैं ना, इनको अपने प्लूरल में यूज करते हैं। इसी तरह से 2 हिस्सों वाले सारे के सारे टूल्स, जैसे कि बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टेकल्स क्या होता है? स्पेक्टेकल्स होते हैं आपके ग्लासेस, जो चश्मे आप यूज करते हो, तो ग्लासेस भी बोल दो। अब ऐसा नहीं है एक चश्मा पड़ा तो आप बोल दो कि ये स्पेक्टेकल है मेरा। दीज आर माई स्पेक्टेकल्स, ये मेरे चश्मे हैं, है ना। दीज आर माई ग्लासेस, दीज आर माई बाइनोक्यूलर्स। अच्छा, प्लायर्स, हिंदी बोलते हैं प्लास इसको, है ना, प्लास होता है वो मिस्त्री काम करते हैं ना इससे, तो प्लायर्स बोलते हैं। तो ये भी सबके सब इस फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। देखो इनको याद आपको करना पड़ेगा, आप 1-2 बार इनको यूज करके देखो, याद करो, 2-4 बार मैं आपका ध्यान खींचूंगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेगा। अब आपके लिए अगर कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया हो तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को आप जो है पॉज करके यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, बाकी आप खुद करने वाले हैं। जैसे द वेज अंडर द मनरेगा स्कीम इज टू लो, मनरेगा में वेज बहुत कम होती है, बात तो सही है ना, पर वेज कौन सी कैटेगरी का है यार? ये तो फर्स्ट कैटेगरी का लग रहा है मुझे, फर्स्ट कैटेगरी में आएगा भी, कहाँ आया? आर्म्स, शेल, प्रोसीड्स, रिचेस आएगा कहीं ना कहीं, पैंट्स, एशिस निकल गया कहीं से, है ना। इसमें वेजेस भी डाल दो, वेजेस, है ना। तो वेज है ना, वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, तो कभी वेज नहीं लिखते, अपने वेजेस लिखा करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? वेजेस अंडर द मनरेगा स्कीम इज नहीं, आर टू लो। कैटेगरी फर्स्ट हमेशा प्लूरल में यूज होगा, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगल वेज नाम का वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब देखो जैसे सराउंडिंग ऑफ आवर लोकेलिटी इज क्वाइट पोल्यूटेड, सराउंडिंग किस में आता है? सराउंडिंग भी इसमें आता है, तो सराउंडिंग की जगह क्या कर दो? सराउंडिंग्स, क्योंकि ये वाला नाउन कभी भी एस के बिना नहीं आता और ये हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लेगा, आर क्वाइट गुड। थर्ड नंबर है, ये आप खुद से करें, अर्निंग वाला ये खुद से करेंगे आप, मैं लाल में डाल रहा हूँ ना, रेड कलर में, वो आपके क्विज के क्वेश्चन आज के। जैसे कि 4 नंबर है, इसको मैं करवाता हूँ। कैटल वॉज ग्रेजिंग हियर बट हैज रन अवे नाउ, जो कैटल था, जो जानवर थे वो रेज कर रहे थे, यहाँ पे अभी खा रहे थे, ग्रेज कर रहे थे, अब वो भाग गए। कैटल कौन सा है? सेकंड कैटेगरी, दिखता सिंगुलर है, होता प्लूरल है। क्या करूं? कैटल वर ग्रेजिंग हियर बट हैव रन अवे नाउ। सिंपल है कि नहीं? आपको सिर्फ इनको पकड़ लेना है, ये काम क्या करते हैं और उसके हिसाब से इनको वर्ब दे देनी है ना। कैसा नाउन है ये? दिखता सिंगुलर है, हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। अब ये वेयर अबाउट्स वाला है, आप अपने आप सोल्व करें, इसको मैं रेड मार्क दे देता हूं, इसको भी आप सोल्व करेंगे। दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से यूज हुआ है वेयर अबाउट वर्ड। 50 एयरक्राफ्ट्स वर परचेज बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम रशिया।
अब देखो एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट के आगे एस नहीं आता, स्पेस क्राफ्ट के आगे एस नहीं आता, तो निकाल दो। अच्छा इसके बाद में वर्ड लगाना कि नहीं लगाना? बिल्कुल लगेगा। अगर आपके पास 50 हैं तो वर्ड ही आना चाहिए, बस एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट रखो, उसके आगे एस मत लगाओ। ये चौथी कैटेगरी यही कहती है सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, पर हमारा जो है फॉर्म चेंज आप नहीं करोगे। लास्ट के भी 1 2 3 4 ये भी आप जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसी जो ना कॉन्सेप्ट के ऊपर चल के इस लिस्ट के सहारे जो है आप इनको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने ग्रामर सीरीज में आपको करवा दिया है, सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं सर टेंस सिखा दो, सर नाउन सिखा दो, सर एडजेक्टिव सिखा दो। सर सब कुछ सिखा चुके हैं जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो, ग्रामर सीरीज के अंदर रखा है चैनल के ऊपर। सीरीज इज फ्री फॉर ऑल, कोई उसका पैसा नहीं है। मैं अपने कोर्स को पेड नहीं बेच रहा हूँ, फ्री रखने वाला हूँ हमेशा। तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कंप्लीट एग्जाम्स बाय YET, पूरा कोर्स ग्रामर का इस सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं हर वीक जो ना नई वीडियो पब्लिश करता हूँ आगे से आगे, तो जाकर के इसको फॉलो करें। अब आगे बढ़ने से पहले एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। समरी ये है कि अब इनको मिल गया कमीशन है ना, अब ये अपनी बटालियन रख सकती हैं। एडिटोरियल ये कह रहा है कि ये काम तो 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, इनफैक्ट उससे भी पहले, पर 10 साल पहले जब दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया था उसके बाद भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट मान नहीं रही थी। इन्होंने कैसे बहाने लगाए कोर्ट में कि औरतों में कुछ फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम उनको कॉम्बैट रोल में नहीं लाना चाहते और परमानेंट कमीशन नहीं देना चाहते। हम चाहते नहीं है कि औरतें इतनी कमजोर होती हैं, हमें लगता है कि उनको इस रोल में लाना ठीक बात नहीं है, ऐसा हमारी गवर्नमेंट का कहना था ऑन पेपर। तो इसने बहुत लताड़ा है गवर्नमेंट को, ना केवल एडिटोरियल ने बल्कि कोर्ट ने भी। कोर्ट ने बोला है आप अपनी औकात में रहो, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आपको नहीं जाना है। अगर कोर्ट ने आपको बोल दिया है कि औरतें और आदमी बराबर हैं तो अपना दिमाग बीच में मत लगाओ कि औरतें बराबर हैं या नहीं है ना। बहुत बुरे से कोर्ट ने, आप दिखाएंगे इसमें अच्छी वर्डिंग से कोर्ट ने इसी तरह से गवर्नमेंट को समझाया भी है। तो ये इसकी आज की समरी है। इसने आप इस कोशिश करें समरी को कमेंट सेक्शन में लिखने की, है ना। धीरे धीरे आप लिखते लिखते इस समरी को अपनी राइटिंग स्किल्स को बेटर बनाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों की समरी रीड करना, कुछ एडवाइस देना, जितना मुझे टाइम अलाउ करता है। आज की टोन है 2 तरह की, पहली है पॉपुलिस्ट, दूसरी है कंडेमनिंग। कंडेम कर रहा है गवर्नमेंट को, क्रिटिसाइज कर रहा है अपना एडिटोरियल। दूसरा पॉपुलिस्ट टोन के अंदर जो पॉपुलर चीज है, हम सबको चाहिए आदमी और औरतें बराबर रहे, है ना, पॉपुलर चीज है, इस पॉपुलर बात को प्रेज कर रहा है। ऐसी टोन को बोला जाता है पॉपुलिस्ट, जिसमें हमारे और आपके मन की जो चीजें हैं उसको ये पेपर पे उतार दे, उन चीजों को बढ़ावा दे। तो पॉपुलिस्ट एंड कंडेमिंग। शुरू करें, चलिए। कह रहा है ग्लास सीलिंग वॉज शटर्ड ऑन थर्सडे when the Ministry of Defense issued a formal letter granting permanent commission to women officers in Indian Army। कह रहे ग्लास की सीलिंग, एक कांच की छत टूट गई थी, was shattered। shattered होना मतलब पीसीज में टूट जाना। कह रहे कांच की छत जो है ना वो ढह गई थी, और कब ढही थी भाई? ये थर्सडे को जो है, गुरुवार को, जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इशू कर दिया एक फॉर्मल लेटर, एक आधिकारिक पत्र, जिसके अंदर ग्रांट किया जा रहा है परमानेंट कमीशन को विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अड़ा हुआ था, पर ये बुधवार को, मंगलवार को, गुरुवार को ये भी टूट गया, और एक कांच की सीलिंग इसी के साथ ढह करके शटर हो गई। समझ गए ना, सिंपल सेंटेंस था। सब्जेक्ट है सीलिंग, वर्ब है वॉज शटर्ड। सब्जेक्ट नंबर 2 है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वर्ब है उसके इश्यूड। कंजंक्शन आ रही है बीच में व्हेन, कंजंक्शन का यही काम होता है, 2 सब्जेक्ट्स को 2 वर्ब से आपस में मिलाना, एक सेंटेंस के अंदर उनको बनाए रखना। आज मैंने सब्जेक्ट वर्ब तो आप हर रोज की तरह जानते हो, ग्रीन और पिंक में मैंने डाल ही रखा है आपकी सहूलियत के लिए। आज मैंने जीरेंट्स को और पार्टिसिपल्स को ऑरेंज कलर दे दिया ताकि आपको ध्यान रहे। तो लेटर कौन सा भाई? वो वाला लेटर जो ग्रांट कर रहा था परमानेंट कमीशन को। तो ये लेटर के सामने जो रखा है ना, ग्रांटिंग, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। समझ गए ना, एडजेक्टिव काम कर रहा है, लेटर के बारे में कुछ बता रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीलिंग वर्ड को नोट कर लेना, 2 मीनिंग होते हैं इसके, एक होता है छत, एक होती है मैक्सिमम लिमिट। आपको अपना दिमाग लगाना है कहाँ पे कौन सी चीज यूज हो रही है। यहाँ पे तो छत टूट गई है ना, सीलिंग ढह गई। अब देखो कहीं कहीं पे मैक्सिमम लिमिट की तरह यूज होता है। द गवर्नमेंट हैज डन अवे विद द FDI सीलिंग ऑफ 49% फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। सरकार ने डन अवे विद कर दिया है, सरकार ने रिमूव कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। डन अवे विद मतलब किसी चीज को हटा देना। सरकार ने हटा दिया है। अच्छा भाई, किसको हटा दिया? उस सीलिंग को जो कि FDI की थी, और कितनी, 49% की फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। समझ गए ना। तो सरकार ने इस मैक्सिमम लिमिट को 49% की लिमिट को रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है सीलिंग, वहां पे छत की बात कर रहा है। एक ही वर्ड है, 2 काम करता है। कर द अपील बैटल टू ब्रेक अ जेंडर स्टीरियोटाइप एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन इन द आर्मी हैड टू बी फॉट राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल इन द सुप्रीम कोर्ट।
कह रहा है जो अप हिल बैटल है ना भाई, कैसी बैटल, अप हिल, इस वर्ड को तोड़ दो, अप मतलब ऊपर, हिल मतलब पहाड़। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो बहुत आपको जो है ना एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो अप हिल हर वो चीज होगी, अप हिल वो एडजेक्टिव होगा जो बड़ा डिफिकल्ट होगा, है ना, जो बड़ा आर्डियस होगा, जो बड़ा लेबोरियस होगा, जो बड़ा टफ होगा। तो कह रहे हैं ये बड़ी आर्डियस लेबोरियस अप हिल और जो बड़ी डिफिकल्ट बैटल थी ना, बहुत जो है एफर्ट्स वाला जो ये संघर्ष था, ब्रेक करने का जेंडर के स्टीरियोटाइप को, जेंडर की घिसी पिटी बातों को, स्टीरियोटाइप मतलब घिसी पिटी बातें, कह रहा और प्रोवाइड करने का, देने का इक्वल अपॉर्चुनिटीज को विमेन को इंडियन आर्मी के अंदर। कह रहा है ये जो बैटल है ना, हैड टू, किया जाना चाहिए, किया जाना पड़ा इसको, और क्या किया जाना पड़ा, बी फोर्ट, लड़ा जाना पड़ा इसको, और कहां तक, राइट अप टू, वहां तक, द हाईएस्ट लेवल तक, और कहां पे, इन द सुप्रीम कोर्ट, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। तो कह रहे बड़ी जो मुश्किल बैटल थी जिसमें हम घिसी पिटी जेंडर की बातों से लड़ने वाले थे कि औरतें जो हैं उनमें ताकत कम होती है तो उनको बटालियन नहीं मिलनी चाहिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज को दिलाने वाले थे औरतों को। कह रहे इस बैटल को लड़ा जाना पड़ा, सीधे हाईएस्ट लेवल तक, सुप्रीम कोर्ट तक इसको ले जाना पड़ा। समझ गए होंगे आई थिंक क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। हैज टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपके ऑब्लिगेशन को, आपकी मजबूरी को। इसको लड़ा जाना पड़ा, है ना, एक ऑब्लिगेशन था पास्ट के अंदर, ये चाहते नहीं थे सुप्रीम कोर्ट तक जाना, पर इनको ऐसा काम करना पड़ा। आई हैव टू गो, मैं चाहता नहीं हूं मुझे जाना है पर मुझे जाना पड़ेगा। शी हैज टू कम, वो चाहती नहीं है उसको आना है, शी हैज टू कम, उसको आना पड़ेगा। समझ गए ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं किसी चीज के लिए आपकी मजबूरी। स्टीरियोटाइप वर्ड देख लेना, घिसी पिटी बातें बोल दो, कन्वेंशन बोल दो, कस्टम बोल दो, इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है पिजन होल, इसको ध्यान देना, पिजन होल, है ना, घिसी पिटी बातें जो सब, जिन बातों को सब दोहराते हैं, पिजन होल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इवन सो, फिर भी, द MOD's गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर स्पेसिफाइंग द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू शॉर्ट सर्विस कमीशन women officers in all the 10 streams in which they presently serve is a cause of celebration। कह रहा फिर भी इवन सो, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने ये सैंक्शन लेटर दिया है, कौन सा लेटर है भाई, ये स्पेसिफाई करने वाला, साफ साफ क्लियर करके बताने वाला। और क्या करने वाला भाई, स्पेसिफाई, ग्रांट को देने को परमानेंट कमीशन की, और किनको, SSC वीमेन ऑफिसर्स को, शॉर्ट सर्विस कमीशन वीमेन ऑफिसर्स को, और कहां पे, सभी के सभी 10 स्ट्रीम्स में। अच्छा कौन सी 10 स्ट्रीम्स, जिनके अंदर, इन विच, हाल में, प्रेजेंटली वो लोग सर्व किया करती हैं, अपनी नौकरी कर रही हैं। कह रहे फिर भी ये जो लेटर है ना, अब इसकी ओर आगे, इस, ये जो लेटर है ये कॉज है, ये कारण है सेलिब्रेशन का, जश्न का। कह रहे बावजूद सरकार की बेशर्मी के अभी जो लेटर 10 साल बाद आया है ना, फिर भी हमारे लिए जश्न का माहौल होना चाहिए इस लेटर के आने के बाद। समझ गए ना। चलो अब इसमें स्पेसिफाइंग वर्ड काम कर रहा है किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन के आया है, इसीलिए मैंने इसको येलो कलर में रखा है, ऑरेंज कलर में। अब देखो ये एडजेक्टिव, पार्टिसिपल, जीरेंट मैं डिटेल में करवा चुका हूं आपको। हर रोज मैं फिर से भूमिका बांधूंगा तो वीडियो 2.5 घंटे की हो जाएगी, तो अपने ऐसा काम नहीं करना। इसीलिए बोलता हूँ ग्रामर सीरीज को फॉलो करें, सब कुछ उसमें आ चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, वहां से पढ़ के आओगे या इंप्लीमेंट करोगे तो मजा ज्यादा आएगा आपको, आपके लिए बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इफ इट विल गो अ लॉन्ग वे इन एंडिंग अ प्रेजुडिस एसोसिएटेड विद आर्मी। कह रहा है ये जो ऊपर वाली चीज है ना, ये लेटर का आना, इस तरह से इनको मिल जाना, कह रहा है ये जो ऊपर वाली चीज है, विल गो, ये जाएगी, और कहाँ जाएगी भाई, अ लॉन्ग वे, एक लंबे रास्ते पे। ये बहुत आगे तक जाने वाली है चीज, बहुत आगे तक हमें सहारा देने वाली है चीज, और किस काम में, एंड करने में, एक प्रेजुडिस को, एक डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, एक बायसनेस को जो जुड़ी हुई है आर्मी के साथ, हमारी इंडियन फौज के साथ। अगर ऊपर वाली चीज बहुत आगे तक जाकर के हमारी आर्मी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने वाली है, हटाने वाली है। तो विल गो अ लॉन्ग वे का मतलब आप समझ गए, यू विल गो अ लॉन्ग वे का मतलब है आप बहुत आगे तक जाने वाले जिंदगी में, है ना। शी विल गो अ लॉन्ग वे का मतलब है वो जिंदगी में बहुत आगे कामयाब होने वाली है, वैसे ये चीज भी बहुत आगे जाएगी। प्रेजुडिस होता है बायसनेस, आपका डिस्क्रिमिनेशन। शॉविनिज्म वर्ड को नोट कर लेना। शॉविनिस्ट मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो देश के लिए जो कट्टरपंथी होते हैं उनको शॉविनिस्ट बोला जाता है, पर शॉविनिस्ट का दूसरा मतलब ये होता है जिसके अंदर आप मेल्स को फीमेल से मुकाबले बेहतर मानते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मैं तो मानूंगा एक इंडिया की मोस्ट जो है पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन यही मानती है ना, मेल्स आर बेटर देन फीमेल इन मैनी एस्पेक्ट्स। तो शॉविनिज्म उसको भी बोलते हैं जब आप अपने आप को औरतों से बेहतर मानते हैं, इफ यू आर अ मेल। आगे बढ़ेंगे। आज रात को एक इंग्लिश स्पीकिंग की नई वीडियो लेकर के आया हूँ 8:30 बजे, अप्रोक्सीमेटली 8 से 8:30 के बीच में, या रात को 9 भी बज सकते हैं।
उस वीडियो को लाइव करेंगे ना, जरूर से साथ में रहना, इंग्लिश स्पीकिंग पे थोड़ा और काम अपने करने वाले हैं। कह रहा है ट्रू, सच है, द फाइट वॉज फॉर फ्रॉम ईजी, ये जो फाइट है ये ईजी से तो बहुत फार थी, मतलब ईजी तो बिल्कुल भी नहीं थी, फार फ्रॉम ईजी का मतलब क्या है, ईजी थी तो उससे तो बहुत दूर की बात थी ये वाली फाइट, ये बात सच है। करेक्ट, इट वॉज ए लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड एज द गवर्नमेंट इनिशियली ग्लॉस्ड ओवर अ दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग इन द लिटिगेंट्स फेवर 10 years ago। कह रहा है ये एक लंबी थी और खिंची हुई थी, प्रोट्रैक्टेड थी, स्ट्रेस थी, इलोंगेटेड थी, लॉन्ग लास्टिंग थी, बहुत लंबी थी, प्रोलॉन्ग थी। कह रहा बहुत ही लंबा ये सारा का सारा संघर्ष था। कह रहा क्योंकि एस जो गवर्नमेंट है ना, शुरुआत में उसने ग्लॉस ओवर कर दिया, शुरुआत में उसने ओवरलुक कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट की उस रूलिंग को, दिल्ली हाई कोर्ट की उस फैसले को जिसमें हुआ था लिटिगेंट्स के फेवर में, उन लोगों के फेवर में जिन लोगों ने इस कोर्ट केस को डाला था। और कब डाला था? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले हमारी वीमेन ऑफिसर्स कंट्री की दिल्ली हाई कोर्ट से केस जीत चुकी हैं, पर 10 साल से सरकार उस रूलिंग को नज़रअंदाज करके इन ऑफिसर्स को उनका हक नहीं दे रही है। देखो बात भी ये गुस्से वाली है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गुस्सा दिखाया सरकार की इस बात पे कि आप तो अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो ना, 10 साल से आप इस काम को नहीं कर रहे हो। सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। सेंटेंस आप समझ गए हैं, सब्जेक्ट वर्ब मिलाते जाएं, इट की वर्ब है वॉज, गवर्नमेंट की वर्ब है ग्लॉस्ड ओवर, और लिटिगेंट्स की, एक सेकेंड है ना, ये लिटिगेंट को मैंने कलर अलग करना भूल गया इसका, अभी कर देता हूं मैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है किसी का, अलग से वर्ड है। अच्छा चलो, प्रोटेक्टेड वर्ड देख लिया ना। ग्लॉस ओवर करना क्या होता है? किसी चीज को सरसरी निगाह से देखना और जानबूझ करके इस तरह से देखना कि आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। जैसे आपके बाजू से कोई निकल गया, आपने उसको देखा भी और नहीं देखा, डिसरिगार्ड कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ओवरलुक कर दिया। आपके बच्चे ने कोई गलती कर दी, आपकी वाइफ ने कुछ गलती कर दी, गर्लफ्रेंड ने, आपको उसको देखना ही नहीं है ना, उसको जो है नजरअंदाज करना चाह रहे हो। व्हेन यू डू सच ए एक्ट यू कैन कॉल इट आई हैव ग्लॉस्ड ओवर हर मिस्टेक, मैं उसकी मिस्टेक को नजरअंदाज करता हूँ। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लॉस ओवर करना समझ गए होंगे, फ्रेजल वर्ब है। कह रहा है देन इन द सुप्रीम कोर्ट जस्ट व्हाट द लिटिगेंट्स वर अप अगेंस्ट became clear from the views of the government। कह रहा फिर देन सुप्रीम कोर्ट में जस्ट वट, बिल्कुल वही, जस्ट वट, बिल्कुल वही, द लिटिगेंट्स, जिसमें लिटिगेंट्स जो थे, केस डालने वाले थे, वर अप अगेंस्ट, खिलाफ खड़े थे। कह रहा वो हुआ बिकेम क्लियर व्यूज से गवर्नमेंट की, सरकार की। तो पहले तो सब सर खुजा रहे थे अपना, क्यों सरकार इस काम को नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेंट्स को मालूम चला हम किसके खिलाफ खड़े हैं, क्यों हमारे को दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। कह रहे वो कैसे मालूम चला? जब क्लियर हो गई ये बातें सरकार की व्यूज से, सरकार ने अपने व्यूज को, ख्यालों को रखा कोर्ट के सामने, तो तब मालूम चला लिटिगेंट्स को कि क्यों हमें परेशान किया जा रहा है, सरकार ही हमारे पीछे पड़ी है। अब देखो इस पर देखने वाली चीज क्या है। लिटिगेंट्स उन लोगों को बोला जाता है जो कोर्ट में केस डालते हैं, लिटिगेशन को शुरुआत करते हैं, है ना, लिटिगेंट्स। अब अगेंस्ट होता है किसी के सामने चुनौती देकर के खड़ा होना, किसी के सामने उसका सामना करना। आई एम अप अगेंस्ट अ लॉट ऑफ एनिमीज, बहुत सारे दुश्मनों के आगे मैं खड़ा हूँ, अप अगेंस्ट हूँ, उनके सामने जो है ना, मतलब उनके सामने एक पोस्टर लेकर के मैं उनसे लड़ने के लिए खड़ा हूँ। समझ गए ना? आई थिंक आगे बढ़ते हैं। कर अ रिटन नोट टू द कोर्ट पॉइंटेड एट फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ वीमेन ऑफिसर्स। कर एक रिटन नोट आया कोर्ट के लिए, उसने पॉइंट किया एक फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस को, ऐसे लिमिटेशंस को जो फिजियोलॉजिकल होती हैं, मतलब औरतें हैं ये और इनके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं है ना, इनको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से निकलना पड़ता है, ऐसी चीज़ें उस नोट में मैंने पढ़ा था, लिखी हुई थी। तो कह रहा है एक ऐसा नोट मिला जिसमें कोर्ट को पॉइंट किया गया कि ये ऐसी फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस वीमेन ऑफिसर्स की होती है। और कैसे पॉइंट किया इसने? ऐसा कहते हुए कि दीज वर ग्रेट चैलेंजेस, ये सब जो लिमिटेशंस हैं, जो सब जो इनकी जो इन लोगों की लिमिटेशंस हैं औरतों की, ये बहुत ही ग्रेट चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। और किन के लिए? इन विमेन ऑफिसर्स के लिए। और क्यों? मीट करने के लिए एग्जिजेंसीज को, सर्विस की जो डिमांड्स हैं, सर्विस की जो इमरजेंसीज हैं, सर्विस की जो जरूरतें हैं, उनको मीट करने के लिए। सेंटेंस को एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें साइमल्टेनियस एक्शन हुआ है, 2 वर्ब्स आ रही हैं, ध्यान से देखना, एक पार्टिसिपल है। कह रहा रिटन नोट सरकार के पास, जो कोर्ट के पास आया, उसने पॉइंट आउट किया शारीरिक लिमिटेशंस पे, फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस पे हमारी वीमेन ऑफिसर्स की। पॉइंट आउट करते हुए दूसरे वक्त उसने साइमल्टेनियसली ऐसा कहा नोट ने कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, लिमिटेशंस, ये ग्रेट चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हमारी वीमेन ऑफिसर्स के लिए। और क्यों है चुनौतियां? मीट करने के लिए एग्जिजेंसीज को, जरूरी कंडीशंस को, एमरजेंसीज को, डिमांड्स को इनकी सर्विस की। तो उन्होंने यही बोला नोट के अंदर कि इसी तरह से हमें नहीं लगता औरतों को
कमीशन सौंपनी चाहिए। अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो, आई होप। नोट की वर्ब है पॉइंटेड, सेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नोट ने ऐसा पॉइंट किया और साइमल्टेनियसली उसने ऐसा से भी कर दिया। मैंने खाना भी खाया था और मम्मी से बात भी कर रहा था। तो टॉकिंग टू माई मोम आई वॉज हैविंग माई डिनर, और वैसे ही जो है ऐसा से करते हुए नोट ने ऐसा पॉइंट कर दिया। तो एक बनी है मेन वर्ब, एक बना है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। करवा चुका हूं मैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ग्रामर सीरीज में रखा है, जाकर के थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाके देखें। एक्जिजेंसी वर्ड का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस जो बड़ी डिमांड करती हो, है ना, क्रिटिकल कंडीशंस हो, इमरजेंसीज हो। इस वर्ड को मैंने कैसे याद किया था, आप भी सीख सकते हैं। एक्स प्लस में इमरजेंसी, एक्सट्रीम इमरजेंसी होती है ना, एक्सट्रीम इमरजेंसी, उसी को एक्सीजेंसी बोला जाता है। एक्स मतलब एक्सट्रीम, इमरजेंसी तो आप जानते हैं, तो एक्सट्रीम इमरजेंसी मतलब एक्सीजेंसी। तो इस तरह से जो एक्सट्रीम इमरजेंसी है उनके लिए औरतों को फिट नहीं बताया इसने। करे इन फरवरी द सुप्रीम कोर्ट रेड द गवर्नमेंट द राइट एक्ट asking it to abide by its own policy on granting permanent commission to women in the SSC and giving them command postings in all services other than combat। कह रहा है फरवरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रीड कर दिया गवर्नमेंट को राइट एक्ट। इस इडियम के पीछे एक छोटी सी कहानी है, अभी इसका मतलब समझ लो। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बुरे से कपड़े फाड़ के लताड़ा, है ना। रीड समबडी द राइट एक्ट का मतलब ये होता है किसी को बहुत बुरे तरीके से जो ना चुनौती देके लताड़ना। तो फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरे से गवर्नमेंट को फटकारा, आज करते हुए इसको कहते हुए कि ये अवॉइड बाय करे, स्ट्रिक्टली फॉलो करे अपनी खुद की पॉलिसी को। पॉलिसी का पे है, ग्रांट करने पे है परमानेंट कमीशन को, और किसको, विमेन को एसएससी में। परमानेंट कमीशन मतलब एक परमानेंट उनको ऑफिसर की पोस्ट। और किस चीज पे है ये, गिव करने पे उनको कमांडिंग पोस्टिंग्स सभी सारी सर्विसेज में अदर देन कॉम्बैट, कॉम्बैट के अलावा। तो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फरवरी में कि सिर्फ इनको जंग में मत भेजना, वहां पे इनको कोई पोस्टिंग मत देना जंग के मैदान में। उसके अलावा विमेन ऑफिसर्स को हर तरह के काम आप करवाओ जो कि आप मेल ऑफिसर से करवाते हैं। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट है कोर्ट, वर्ब है रेड, आस्किंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑन के बाद में ग्रांटिंग नाम का जीरेंड आया है, और इसी ऑन के बाद में एंड के बाद गिविंग नाम का दूसरा जीरेंड आया है। जो जीरेंड पार्टिसिपल समझ गए उनका ध्यान खींचना चाह रहा हूं मैं, दोनों जीरेंड है, ऑन प्रेपोजिशन के दोनों ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब इसमें देखने वाली चीज क्या है, रीड समबडी द राइट एक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, किसी को एडमोनिश करना, रेप्रीमेंड करना समवन फॉर देयर पनिशेबल बिहेवियर। ये इडियम कहाँ से आई थी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, ध्यान से सुनना। राइट एक्ट आया था सबसे पहले यूके से, है ना। यूके ने हमारे को सारे एक्ट वैक्ट सिखाए हैं, अंग्रेजों ने हमारे को सारे एक्ट बना के दिए हैं। उस राइट एक्ट में क्या होता था यूके में, जैसे अपनी धारा आज 144 होती है ना, कौन सी होती है, 144 होती है ना, जिसमें अपने को बाहर जो इकट्ठा नहीं होना था। तो यूके का राइट एक्ट हुआ करता था, उसमें क्या होता था, किसी को गिरफ्तार नहीं करते थे, पर जैसे ही कुछ लोग ऐसे मिल जाएं धारा 144 में, जैसे कहीं बाहर घूम रहे हैं, तो उनको एक एक्ट पढ़ के सुनाया जाता था, राइट एक्ट, और उनको बोला जाता था आपको मैंने एक्ट पढ़ा दिया है, इसके नीचे साइन करो, आपने आज गलती भी कर दी है, नेक्स्ट टाइम आप जहां मिलोगे ना वहां आपको गोली मार दी जाएगी इस एक्ट के उल्लंघन के अंदर। बहुत मशहूर स्टोरी है इसके पीछे, रीड समबडी द राइट एक्ट। तो राइट एक्ट मिलने के बाद वो आदमी क्या है, घर से बाहर निकलना बंद कर देता था जब तक बाहर कोई राइट रिलेटेड कोई कानून लगाओ। तो उनको यही बोला जाता था एक्ट तुम्हें मैंने बता दिया, ये तुम्हारा साइन है, अब तुम्हें सीधे गोली मारी जाएगी जिस दिन तुम पकड़े गए धारा 144 के उल्लंघन के अंदर बाहर। तो वहां से हमने इस ईडियम को चुरा लिया, रीड समबडी राइट एक्ट मतलब यही होता है सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अबाइड बाय फिक्स प्रपोजिशन है, बाय इसके बाद में आएगा, वैसे इसका सिनोनिम है अडेयर टू भी इसके बाद में आएगा, इसका मतलब होता है फॉलो करना स्ट्रिक्टली। कह रहा है द मिसोजिनी वाज कॉल्ड आउट इन अ 54 पेज जजमेंट। कह रहे जो मिसोजिनी है ना, ये जो हेट्रेड है, ये जो नफरत है औरतों के लिए, मिसोजिनी है, इसको कॉल आउट किया गया, ललकारा गया। और कहां पे ललकारा भाई, 54 पेज के एक जजमेंट में, एक 54 पेज के एक फैसले के अंदर। देखो सेंटेंस में कई चीजें देखने वाली, मैं एक एक करके आपको बताता हूं, कुछ एक आप मुझे बताना, कुछ एक मैं आपको बताऊंगा, है ना। मिसोजिनी वर्ड कैसे बना है, मिस मतलब उल्टा, जन मतलब औरत। मिसोजिनिस्ट हर वो चीज है जो औरतों के खिलाफ है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है हेट्रेड फॉर विमेन, मिसोजिनी का मतलब होता है औरतों के लिए नफरत। ये जन रूट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, मैं खबरी पे रूट वर्ड्स करवा रहा हूँ। जैसे एक वर्ड आएगा गायनकोलॉजिस्ट, औरतों का डॉक्टर, तो उसमें भी शुरू में जिन रूट पड़ी हुई है ना, गायनो। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड बनता है फिलोजनिस्ट, ऐसा आदमी जो प्यार करे जिन से, औरतों से। फिलोजनिस्ट औरतों का एडमायरर, जो ब्यूटी का जो एडमायर करे औरतों की ब्यूटी को। तो अब रूट्स को पकड़ो ना, बहुत चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। मिसोजिनी वर्ड ऐसे बना हुआ है। कॉल आउट करना, किसी को ललकारना, कॉल पे 5 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो मैं आपको अक्सर करवाता हूँ, कॉल ऑन, कॉल फॉर, कॉल अप और कॉल इन। 3-4 तो सबको याद है, ये कॉल इन वाली सब भूल जाते हैं।
अगर याद हो तो मुझे बताना, है ना। कॉल इन का मतलब क्या होता है? राजधानी एक्सप्रेस कॉल्स इन एट भरतपुर फॉर 2 मिनट्स, है ना। इस तरह से इस फ्रेजल वर्ब को यूज किया जाता है। कॉल इन फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है मुझे जरूर से बताएं। ये 54 पेज के बीच में हमने हाइफन क्यों लगाया है, पेज के पीछे एस क्यों नहीं लगाया, ये भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि एक एडजेक्टिव बना रखा हमने। एडजेक्टिव्स को कभी भी प्लूरल नहीं करते हैं, बीच में हाइफन लगा के हम बताते हैं कि 2 नाउन्स को हमने जोड़ के एक एडजेक्टिव बनाया हुआ है, इसको हमें प्लूरल लगा के एस जो है नहीं देना। इसके आगे बढ़े। Kerala SC noted the women officers of the Indian Army had brought laurels to the force। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया इस बात को कि जो वुमेन ऑफिसर्स हैं ना इंडियन आर्मी के, जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं, वो लेकर के आई हैं लॉरेल्स को हमारी फोर्स तक। अब ये कौन सी बला है भाई? लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है बड़े बड़े अवार्ड्स, बड़ी बड़ी एक्कोलेट्स, एक्लेम्स, प्रेज, बड़ी बड़ी प्रशंसाएं। तो बड़े बड़े काम इन्होंने करके दिखाए हैं, ऐसा कोर्ट ने बताया कि हमारी औरतें वीमेन ऑफिसर्स कम नहीं है हमारे देश की। अब इस सेंटेंस में देखने वाली एक चीज है, लॉरेल पे एक बहुत अच्छी इडियम बनती है, टू रेस्ट ऑन या अपॉन योर लॉरेल्स। टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स। देखो ये खबरी भी मैंने करवाई है, मैं फिर से भी बता सकता हूँ पर आपको याद नहीं रहेगी। अगर याद है तो याद, अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो सर्च करके आप मुझे बताएंगे। जब आप सर्च करते हो ना किसी चीज़ को, उस चीज़ को आप मोस्ट प्रोबेबली लंबे समय तक रिटेन करते हो। तो मैं ये आदत आपके अंदर इनकलकेट करना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा आप खुद से सर्च करें। टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स इडियम का मतलब क्या होता है? कह रहा द टाइम हैज़ कम फॉर अ रियलाइजेशन दैट वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी आर नॉट एडजंक्ट्स टू अ मेल डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट whose presence must be tolerated within narrow confines etc। कह रहे द टाइम जो है ना, वक्त हैज कम, आ चुका है इस रियलाइजेशन के लिए, इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए, दैट वो ये कि वीमेन ऑफिसर्स जो हैं इंडियन आर्मी में, वो कोई एडजंक्ट्स नहीं है, वो कोई एडिशनल नहीं है ना, वो कोई हेल्पर नहीं है। और किसकी? एक मेल डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट की, एक ऐसे वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की, जिसको मेल्स डोमिनेट किया करता है ना। और कह रहा है ये ऐसा एजेंट्स नहीं है जिसकी प्रेजेंस, जिसका एग्जिस्टेंस, जिसकी मौजूदगी जो है वो आपको टॉलरेट करनी है, सहनी है, कन्फाइंड, नैरो जो है कन्फाइंस के अंदर, है ना, थोड़ी सी लिमिट के अंदर। तो अभी तक आर्मी में कैसा समझा जाता है कि औरतों को, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता लेना पड़ेगा तो इनको हम ले लेते हैं, इनकी जो है नैरो कन्फाइंस के अंदर थोड़ी सी एग्जिस्टेंस को हम टॉलरेट भी कर लेंगे। और ये हमारे मेल डोमिनेट एस्टेब्लिशमेंट का एक काउंटर पार्ट है, ये हमारी सेक्रेटरीज बन सकती हैं, हेल्पिंग हैंड हो सकती हैं, कभी भी जंग के मोर्चे पे जाकर के हमें लीड नहीं कर सकती। तो कह रहा ऐसा वक्त आ गया है, इन सभी बुलशिट बातों को आप पीछे छोड़ें। ऐसा किसका कहना है? कोर्ट का, इट साइड, ऐसा कोर्ट ने कहा। बढ़े आगे। एडजंक्ट होता है आपका सेक्रेटरी, आपका हेल्पिंग हैंड, आपका एसेसरी, आपका एडिशनल, है ना, आपका जो आपको हेल्प करे। चलो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपसे, एसेसरी, अगर इसमें मैं बीच में ए लगा दूं तो ये वर्ड का मतलब बदल जाता है। ओ लगाया तो एसेसरी, ए लगाया तो भी एसेसरी, पर इस वर्ड का मतलब बदल जाता है। याद होना चाहिए आपको, पिछले 10-15 एडिटोरियल्स में शायद एक बार मैं करवा भी चुका हूँ। एसेसरी में ए लगने पे इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, खुद से रिसर्च करें, है ना। चलो, कह रहा द आर्मी इज ऑफन सीन ऑन द प्रिजर्व ऑफ मैन बट इनफ वुमेन हैव फॉट हेरोइक बैटल्स to bust that myth। From Rani of Jhansi in the past to the squadron leader Minty Agarwal of the Indian Air Force, who last year was part of the team that guided Wing Commander Abhinandan Vardhaman's during the Balakot airstrike carried out by the Indian Air Force। कह रहे जो आर्मी है ना अक्सर देखी जाती है ऑफन सीन। भाई कैसे देखी जाती है? ऐस लगा के बताएगा। प्रिजर्व के तौर पे, एक संरक्षण देने वाली संस्था के तौर पे, एक प्रोटेक्शनिस्ट एरिया के तौर पे। तो आर्मी को अक्सर देखा जाता है कि वो एक प्रोटेक्शनिस्ट एरिया है, और किसका? मैन का, आदमियों का। हमेशा ऐसे देखते हैं, आर्मी मतलब जवान, है ना। तो कह रहा है ऐसा देखा जाता है। बट लेकिन बहुत सारी पर्याप्त इनफ औरतों ने लड़ी हैं हीरो वाली बैटल्स को बस्ट करने के लिए, इस मिथ को तोड़ने के लिए, इस बहुत बड़े झूठ को। अब देखो ये औरतें कौन है? रानी झांसी के पास्ट में, वहां से लेकर के स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल तक, जो कि इंडियन एयरफोर्स में आज की, जिन्होंने लास्ट ईयर टीम का पार्ट थी, उस टीम का पार्ट थी जिसने गाइड किया विंग कमांडर अभिनंदन के वर्धमान को, और कब? बालाकोट एयर स्ट्राइक में, जिसको अंजाम दिया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। सिंपल सेंटेंस है, समझ गए होंगे आप। आर्मी के अंदर औरतों के जो उनके बैटल्स हैं, जो बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं, उनको ये बता रहा है। मिथ होता है झूठ, है ना, आपको लगे सच पर होता है झूठ, ऐसे झूठ को बोला जाता है मिथ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। प्रिजर्व वर्ड को देख लेना, प्रोटेक्टेड एरिया को बोलते हैं प्रिजर्व, एक नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ। कह रहा द आयरनी इज that of the 40825 officers serving in the army,
अ मेयर 1653 आर विमेन एज द टॉप कोड नॉट इट। कह रहा हंसी की बात, उपहास की बात, पैराडॉक्सिकल बात, मॉकरी वाली बात, रिडिकुल बात, सरकास्टिक बात, कह रहा वो ये है कि जो 40,825 ऑफिसर है ना जो कि सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में, सिर्फ 1653 है वुमेन। ऐसा टॉप कोर्ट ने नोटिस किया है ना, टॉप कोर्ट ने बोला यार बड़ी हंसी की बात है, ऐसा जेंडर एम्पावरमेंट अपने देश में 40,000 में से 1600 ही सिर्फ वीमेन ऑफिसर्स हैं अपनी कंट्री के अंदर। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है, सर्विंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आज मैंने सबको अलग से मार्क किया तो इसको भी कर देता हूँ, कुछ रह गया हो तो देख लेना ना। चलो सिंपल सेंटेंस था, आयरनी वर्ड को नोट कर लेना है ना, हंसी की बात को बोलते हैं आयरनी। कह रहा द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द वीमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द आर्म फोर्सेस नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। कह रहा जो टोटल परसेंटेज है ना, जो प्रतिशत मात्रा है औरतों की सब लेवल्स पे आर्म फोर्सेस में, जरूरत है उसको इंक्रीज किए जाने की। तो परसेंटेज को हमें इंक्रीज करना है, हर लेवल पे वीमेन ऑफिसर्स को लाना है। कह रहा है टू अशर इन अ चेंज इन द रिग्रेसिव माइंडसेट which mirrors society, a lot more must be done on the gender sensitization। अशर इन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकर के आने के लिए बदलाव को, चेंज को एक रिग्रेसिव माइंडसेट में, ऐसे माइंडसेट में जिसमें हम जो है प्रोग्रेसिव नहीं है, आगे का नहीं सोच रहे, पीछे धक्यानुसी सोच रहे, रिग्रेसिव है ना। तो कह रहे पीछे ले जाने वाले माइंडसेट में एक चेंज को, बदलाव को अशर इन करने के लिए, कह रहे ये वो माइंडसेट है जो मिरर करता है हमारी सोसाइटी को, ये सिर्फ हमारी फौज का नहीं है, पूरे समाज का है। कह रहे इसमें बदलाव को लाने के लिए, कह रहे बहुत सारा है ना, लॉट मोर और भी बहुत सारा मस्ट बी डन किया जाना चाहिए जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर। सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या है, किसी को सेंसिटिव बनाना, किसी को इन्फॉर्म करना। तो पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाए जेंडर सेंसिटाइजेशन क्या होता है, उनको बताया जाए औरतें और आदमी जो है ना वो उनमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है कामगिरी के अंदर, उनकी कैपेबिलिटीज़ में, एबिलिटीज़ में। तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के लाने की हमें ज़रूरत है। अशर इन एक फ्रेजल वर्ब है, इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग करना। सेंसिटाइजेशन वर्ड आपने समझ लिया। मिरर करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना, एग्जिबिट करना, शो करना, जैसे मिरर आपको दिखाता है। कह रहा है elsewhere in the world, in countries such as the UK, US and Israel, women are allowed in active combat। कह रहा है दूसरी जगह पूरी दुनिया में, elsewhere in the world, कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस और इजराइल, वहाँ पे औरतों को अलाउ किया हुआ है एक्टिव कॉम्बैट में। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कमीशन वमीशन का चक्कर तो छोड़ो, वहाँ पे औरतें जंग के मैदान में भी आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कॉम्बैट के अंदर उतरती हैं। तो अगर दुनिया भर में ऐसी हालात हैं आजकल। सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है हियर यहाँ द SC सुप्रीम कोर्ट हैड टू फोर्सिबली नज द गवर्नमेंट टू मेक वीमेंस रोल इन द आर्मी मोर इंक्लूसिव। कह रहा है हमारे केस में SC को करना पड़ा फोर्सिबली नज, फोर्सिबली धक्का देना पड़ा, कोनी से झटका देना पड़ा सरकार को, बनाने के लिए औरतों की भूमिका को आर्मी के अंदर और ज़्यादा इंक्लूसिव, और ज़्यादा बड़ी, और ज़्यादा फैली हुई है ना। तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा लंबा सा एक शॉक देना पड़ा सरकार को, ताकि सरकार आदमी औरतों को भी सही भूमिका में, इंक्लूसिव रोल के अंदर आर्मी में शामिल करे। समझ गए होंगे, नज का मतलब होता है किसी को पोक करना, पुश करना, प्रोवोक करना, है ना, इस काम को कहते हैं नज करना। हैज टू, हैव टू, हैड टू, वही वाला है ये, सुप्रीम कोर्ट हैड टू, उसको ऐसा करना पड़ा। कह रहा है जेंडर बैरियर मे हैव फॉलन बट द वॉर अगेंस्ट इनइक्वालिटी इज फार फ्रॉम एवर। कह रहा है जेंडर का जो बैरियर है ना, हो सकता है वो गिर चुका हो सकता है लिंग का, सेक्स का एक बैरियर है, हमने उसको गिरा दिया है एक पेपर के ऊपर कोर्ट के अंदर। लेकिन जो जंग है ना इनइक्वालिटी के खिलाफ, जो जंग है असमानता के खिलाफ, वो अभी भी फार फ्रॉम ओवर है। अभी भी बहुत से दकियानूसी लोग देश में पड़े हैं जिनको आज भी लगता है कि मेल सोसाइटी जो है, शॉविनिस्ट सोसाइटी, विमेन सोसाइटी से बेटर है ना, विमेन जो है एज अ स्पीसीज उनसे बेटर है। तो कह रहे समाज में अभी जंग जीतना बहुत दूर है, द वॉर इज फार फ्रॉम ओवर। सिंपल एडिटोरियल था, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ने में इसको, है ना। ऐसे एडिटोरियल्स आपको बहुत सारे पॉइंट्स देते हैं फॉर योर डिस्क्रिप्टिव। साथ ही साथ एज एन इंटेलेक्चुअल, एज एन सिटीजन आपको इन्फॉर्म करते हैं आपको किस बारे में, किस तरीके से, किस एंगल से सोचना चाहिए। तो ऐसे एडिटोरियल्स को कभी मिस ना करें, एक बेहतर इंसान बनने में आपको हेल्प करते हैं। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके एक कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी समरी जरूर डालें, है ना, और एक शेयर दें सोशल मीडिया पे। आप ग्रुप्स में शेयर ना दिया करें, है ना, किसी और के ग्रुप में इसको क्यों शेयर देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को शेयर ना करें, उससे क्या होता है दूसरे लोगों को परेशानी होती है। आप अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर करें, आपसे मिलने जुलने वाले लोग जो आपको जानते हैं, जो आप ही के साथ में पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को आप इस तरीके से आप उन तक जो है इस एडिटोरियल्स को, इन वीडियोस को पहुंचाए। रात को मिलूंगा 8:30 के करीब, इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियो से तैयार हो के आना अच्छे से ना, इंग्लिश बोलना सीखना ना सभी को। साइनिंग आउट।